नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। योगी मॉडल ऑफ हिंदुत्व, यह अखिलेश यादव के लिए क्या भयंकर टेंशन का विषय हो गया है। संकेत दिखाई भी दे रहा है। अखिलेश की पीडीए वाली रिपोर्ट है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर सीधे सीधे चोट है। पीडीए का जातीय गणित, कास्ट फैक्टर से अखिलेश साध रहे हैं। बटोगे तो कटोगे का नया वर्जन लाया योगी। बैकफुट पर विरोधी चले गए हैं। योगी का संदेश साफ है कि कानून और व्यवस्था के नाम पर सख्ती और हिंदू वोटों की एकजुटता पर फोकस। लेकिन योगी के इसी नैरेटिव की काट में अब अखिलेश पीडीए कार्ड को और आक्रामक तरीके से चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हिंदुत्व बनाम पीडीए की जंग खुलकर दिखाई दे रही। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज को लेकर सख्त संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हनुमान पूजा, आरती और भंडारे के जरिए अपना नया राजनीतिक संतुलन साधने पर लगे हुए। लेकिन सवाल सिर्फ पूजा पाठ का नहीं है, बल्कि उस पीडीए पॉलिटिक्स का है जिसे समाजवादी पार्टी 2027 के मिशन की सबसे बड़ी रणनीति मान रही है। आज अखिलेश यादव ने क्या किया है पीडीए को लेकर, और योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान और उनकी रणनीति का क्या अखिलेश यादव ने काट ढूंढ लिया है। अखिलेश यादव ने जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की है उसमें क्या कहा गया है, आज इसी पर डिबेट करेंगे। अखिलेश यादव अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं अब उस पिच पर बैटिंग करने की जिस पर आज तक समाजवादी पार्टी ने कभी की नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिला, और वो बदलाव है हिंदुत्व वोट बैंक का बदलाव। पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए उसने सबको चौंका कर रखा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में किसी ने सोचा ही नहीं था कि बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड चल जाए। नतीजा देखिए, ये अखिलेश यादव पूजा कर रहे हैं, वो भंडारा कर रहे हैं, मतलब अब उस पिच पर आकर बैटिंग कर रहे हैं जहां पर इससे पहले समाजवादी पार्टी को किसी ने नहीं देखा था बल्लेबाजी करते। लेकिन ये कितना काम आएगा। अखिलेश यादव ने जो ऑडिट रिपोर्ट की बात की है उसमें क्या है। ये बुरी बात नहीं है कि अखिलेश यादव अब पीडीए कार्ड का ऑडिट या पीडीए को क्या मिला नहीं मिला, समाजवादियों को क्या मिला नहीं मिला, उसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड लेकर आ। यह बुरी बात नहीं है कि अखिलेश यादव भी अब हिंदू वोट बैंक के लिए सोच रहे हैं। बुरी बात यह भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का मन बदल रहा है। अखिलेश यादव नए सिरे से समाजवाद का जो एक पूरा प्रोसेस है उसको गढ़ने की कोशिश कर रहा है। दिक्कत यह है कि आज जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अखिलेश यादव नया हिंदुत्व, पीडीए या समाजवाद की बात कर रहे हैं, क्या जनता उनके इस पॉलिटिक्स को समझकर उनको एक्सेप्ट कर लेगी? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राघवेंद्र राम द्विवेदी मुख्य प्रवक्ता एसबीएसपी से हमारे साथ हैं, सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, और डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है राघवेंद्र राम द्विवेदी जी, कि अखिलेश यादव जी को अब क्या यह फील हुआ है कि भाई राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। जिस एक ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जाती थी, आरोप लगते थे कि समाजवादी पार्टी कर रही है या दूसरी जो पार्टियां कर रही थी, उनको भी क्या लगने लगा है कि अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे, भंडारा नहीं करेंगे, हिंदुओं के प्रति अपनी भावना व्यक्त नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, और उसके लिए पीडीए कार्ड लेकर नहीं आएंगे, तो चुनाव जीतना उत्तर प्रदेश में क्या देश में कहीं भी संभव नहीं है आज की डेट? नहीं, देखिए, आज की जो राजनीति है वो एक तरीके से जो इनके सहयोगी दल भी रहे हैं लोग, वो भी जाके यही बगल के राज्य में जो पवित्र मास होता है उसमें ये लोग मटन खाते हैं। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता ये इनकी दोस्ती और इनकी दुश्मनी दोनों ठीक है। उत्तर प्रदेश में इनको घेरना चाहिए रोजगार पर, उत्तर प्रदेश में इनको घेरना चाहिए चिकित्सा पर, उत्तर प्रदेश में इनको घेरना चाहिए सड़क पर, शिक्षा पर। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अखिलेश यादव जी योगी जी के सरकार को घेर पाए। वैसे भी ये परिवार ऑफ डिंपल एंड अखिलेश, जो पीडीए की परिभाषा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, वो सटीक बैठता है। हम तो आपके पैनल के माध्यम से और देश की जनता के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं अखिलेश जी के प्रवक्ता जी से
पूजा जी से कि क्या आपका 4 बार सरकार रहा, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार रहा, केवल यादव छोड़ के कोई ऐसी जात बताएंगे आप लोग जो अति पिछड़े और पिछड़ों के लिए आप लोग काम किए हो? ये पीडीए का फार्मूला 2027 के चुनाव में आप ले आए, 2012 से 2017 तक आप लोग कहां थे? 2012 से 2017 तक जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सैफई में आप लोग नाच कर रहे थे। 2012 से 2017 तक जब इसी पूर्वांचल में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में जो जापानी बुखार होता था, उस बुखार को आप लोग दैवीय आपदा बताते थे, कहते तो होता रहता है। आखिर योगी जी के आने के बाद वो इंसेफ्लाइटिस का बुखार कहां चला गया? योगी जी के आने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कैसे हो गई? योगी जी के आने के बाद वही पुलिस है, वही बंदूक है, वही गाड़ी है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया? आपके सरकार में केवल दंगा हुआ, केवल थाने बेचे गए, थाने पे बैठ के दलाली होती थी, बाहर कोई और दलाल था, अंदर कोई और दलाल था। बोलिए अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं ये जनता विद्यानाथ जी आपको नमस्कार, साथी पप्पाओं का नमस्कार। हमारी सरकार में जो दलाली होती थी ना, वो ओपी राजभर ही किया करते थे। हमारी सरकार में तब थे, वो थानों पे जा करके बैठ करके दलाली किया करते थे, इसीलिए इनको पता है। और उसके बाद में उनको दलाली का ये रिजल्ट मिला हुआ है। विद्यानाथ जी बोलने दीजिए ना, ये आपने उनको नहीं टोका। तो जब जो है दलाली का इनको इनाम मिला है कि ये जो है एनडीए के साथ में गठबंधन में है, ये तो इतिहास है भाजपा का। हेमंता बिस्वा शर्मा को इनाम मिला हुआ है, उनको अब तक ईडी सीबीआई नहीं पूछी। ऐसे शुभेंदु अधिकारी को इनाम मिला हुआ। विद्यानाथ जी आप भी कोई करप्शन करिए, क्या पता आपको भी इनाम मिले, या कोई भी करप्शन करे इनाम मिल जाए। अब बात कर लेते हैं, अभी जो है इन्होंने कहा कि मटन खा रहे थे। आप तो खुद ही कह रही हैं कि आपकी सरकार में वो मंत्री थे और वो दलाली करते थे, तो आप लोग क्या आंख बंद करके बैठ के देखते थे? आपकी सरकार का सिस्टम ही यही था कि हमारी सरकार में रहोगे तो दलाली करोगे। आओ, वेलकम टू आवर पार्टी, वेलकम टू आवर गवर्नमेंट। इनका तो नारा हुआ करता था, जो जमीन सरकारी है। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा देखिए। इस बीच राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कह दिया है। वो कह रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार है। आपका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मतलब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं है क्या? बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जल्दी से सुन लेते हैं, वापस डिबेट पर लौटेंगे। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखता कौन है। मैं हैरान हो जाता हूं कई बार राहुल गांधी को सुनकर। आज अब देश में अगर पूछ लीजिए मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, कोई मानेगा ये बात? भाई जिसने देश में 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया, जिसने राम मंदिर के निर्माण में अपनी सारी ताकत झोंक दी, जिसने देश में हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर दिया। आपको ज्यादा पता है। आ रहा हूं जगदीश जी, रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए। अभी एकदम बेचैन होने लगे, अभी तो मैंने खत्म ही नहीं किया, सवाल पूछा ही नहीं मैंने आपसे। आ रहा हूं जगदीश भाई एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट भाई। जिस पार्टी ने आने के बाद यह दिखा दिया कि सिर्फ एक वोट बैंक जिसको लेकर तमाम पार्टियां राजनीति करती रही थी, जिसको खुश करने की कोशिश कर रही थी, उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक देश में है हिंदुओं का, वो वोट बैंक जहां चाहे वहां सरकार बना और गिरा सकती है। अब ऐसे देश में, ऐसे वक्त में अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दार हैं और अमित शाह गद्दार हैं, भाई कौन लिखता है राहुल गांधी की ये स्क्रिप्ट? मैं जानना चाहता हूं, बताइए जगदीश जी। देखिए विद्यानाथ झा भाई, राहुल गांधी जो देखते हैं वही बोलते हैं। आज पूरा देश गद्दार बता रहा है। आप देख लीजिए क्या करा मोदी जी ने। किसने बताया? क्या देश जहाज में राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। हो गए, नौकरी नहीं, पूरा देश सोशल मीडिया पे है। तो राहुल गांधी पूरा देश सोशल मीडिया पे आ जाइए। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान को घर में घुसकर किसने मारा? हम चूस के खाना, लटका के खाना है। अरे हम सिंदूर किसने किया? अरे भाई रोजगार की बात करो ना, अच्छे दिनों की बात करो, पेट्रोल डीजल की बात करो, रुपये की बात करो, छल्ली कर दिया। और आप मुंह में दही जमा के बैठे रहे।
अरे ये भी आपके गद्दार है, शासनकाल में भारत ये का भी सोना गद्दार है, विदेशों में गिरवी ये भी रखा गया, गद्दार बोल रहा है, कहीं जमा के बैठे ये हैं। भी गद्दार आपके है, शासनकाल में ये सैनिकों के चमचा सर है, काट-काट ये आम पाकिस्तानी चूस कर भी सैनिक खाता ले है, जाते थे, आम लटका कर भी खाता है, ये भी गद्दार है। मैं बीजेपी से बात कर रहा हूँ, ये गद्दार कूद कूद कर आते हैं। अरे भाई मैं बीजेपी को जवाब दे रहा हूँ, ये गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये मोदी का चमचा है, यही मोदी के चमचे हैं, यही गद्दार है, ये आरएसएस से जुड़े लोग हैं, ये आरएसएस कुछ से भी जुड़े लोग बोलना हैं, ये है। गद्दार। देखो, सोरोस मैंने की बोलना कठपुतली, शुरू करा, डीप गद्दार स्टेट की चमचाने कठपुतली, लगे, पाकिस्तान की गद्दार कठपुतली, चमचाने चीन लगे। के मैंने चमचे बोलना शुरू करा, यहाँ बैठकर कुछ मैंने भी बीजेपी अल्ले बल्ले को टल मोदी को बोलेंगे। बताया, राहुल गांधी ने बताया, कूद कर कौन है राहुल गांधी? जरा बताओ राहुल गांधी ने क्या पैक्ट किया था चीन के संग, उसकी एम्बेसी में बैठ के जरा बताओ ना यहाँ बैठकर। भाई राहुल गांधी तेरा बाप है, राहुल गांधी बाप तेरा होगा, राहुल गांधी तू क्यों तेरा एक बाप सेकंड, है। एक सेकंड, एक इस सेकंड। बात को ये आ गए आप लोग, तुम तड़ाक तमीजी इन्होंने की है ना। क्या मैं अभी पूछ रहा था कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? जगदीश जी एक सेकंड रुक जाइए। जगदीश जी आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है? जब आप डिबेट में बैठते हैं आपको रिसर्च करके कौन देता है? कौन ये भाषा आपको देता है? भाई ये भाषा सुनाकर दिखाकर प्रवक्ताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो बिहार हो। अरे भाई मैं बीजेपी से बात कर रहा हूं, ये कूद क्या रहा है? अरे बीजेपी से बात कीजिए, समाजवादी से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, कम से कम क्या बोलते हैं वो तो सोचिए जगदीश अरे जी। मैं तो बीजेपी से पूछ रहा हूं, मुझे लगता है कि पूजा मिश्रा जैसी प्रवक्ता होनी चाहिए जो अपनी बात भी कहे लेकिन अपनी लाइन भी क्रॉस नहीं करे। अरे भाई सुनो, मैं बता रहा हूं, अभी आए थे बीच में, जिसको ये नहीं पता, ऐसे प्रवक्ता आए आरजेडी के, शर्म आनी चाहिए, ऐसे प्रवक्ता आए ना टीएमसी के, बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोगों को लगता है कि आप टीवी पर बोलते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं और लोग भूल जाते हैं। भाई लोग याद रखते हैं कि अगर टीवी पर बैठा हुआ प्रवक्ता बोल रहा है तो इसकी पार्टी की सोच क्या होगी, पार्टी की लाइन क्या होगी। सबके पैर जूते। चलिए जगदीश जी मत बताइए कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, आप ये भी मत बताइए कि आपको कौन स्क्रिप्ट और कौन शब्द लिख के देता है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं जगदीश जी पर्सनली कि प्लीज पैनल में बैठते हैं आप प्लीज अपनी बात कहिए लेकिन शब्दों और मर्यादा का ख्याल रखा कीजिए। आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, अब मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट रुक जाइए सर, मुद्दे पर आ रहा हूं, रुक जाइए ना। आज पीडीए पर डिबेट करने के लिए बुलाया है, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी आ रहा हूं, एसएन सिंह जी, सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़े लेट आए हैं, लेकिन सतीश जी मतलब जिस पिच पर आकर आज अखिलेश यादव बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण को ये लोग खत्म कर देंगे, आरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं कि जो आरक्षण है वो खत्म हो जाए, एक ऑडिट रिपोर्ट लेकर वो आ गए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उनकी सरकार का भी ऑडिट रिपोर्ट क्या उन्होंने पेश किया और दिखाया, और उनको दिखाना नहीं चाहिए क्या? क्या सच में आरक्षण देश में खत्म हो रहा है? क्या संविधान देश में खत्म हो रहा है? क्या संविधान में जो व्यवस्था की गई थी वो सब खत्म हो गया है? उसके बावजूद देश की जनता आंख बंद करके बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को चुन चुन कर ला रही है बार बार। नहीं, देखिए, देश में जब से धार्मिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिला है, निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। देखिए, पीडीए के अंदर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। उनकी सरकार का अगर वो अपनी जो सरकार जब उन्होंने चलाई है, देखिए महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं आपका बिहेवियर क्या है। आज अखिलेश जी सत्ता में नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो उनका एक्चुअल बिहेवियर नहीं हो सकता। पीडीए समाजवादी पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, इसके सिवा वहां सामाजिक न्याय जैसी कोई परिकल्पना नहीं है। अखिलेश जी की जब खुद की सरकार रही है उन्होंने लगभग 1 लाख दलितों को रिवर्ट किया है। उन्होंने बहुत सारे जो महापुरुष हैं उनके नाम के जिले थे या संस्थान थे उनके नाम बदले। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो राहुल गांधी जी की गद्दार वाली बात है, देखो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देश का मुखिया होने के नाते इस देश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बैठती है। विदेश में जाकर के वो जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, डॉलर की हालत बहुत खतर नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, आपने 3 दिन में पेट्रोल के पैसे बढ़ाए हैं। जब बंगाल के अंदर चुनाव था तब ये देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे, देश की जनता से ही वादा करते थे कि ये देश का प्रधानमंत्री बाकायदा वादा करता है कि मैं कहीं ना कहीं पेट्रोल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। लेकिन पेट्रोल के दामों में परिवर्तन हुआ ना, गैस को 2 किलो कम करके दे रहे हैं आप। गैस बाकायदा सरकार पुराने रेट के ऊपर जो सिलेंडर दे रही है, 1 सिलेंडर के अंदर 2 किलो गैस एक गरीब का हक मारा जा रहा है। मेरा मानना यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी को देश की जनता के सामने जाकर के ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये नाकामियां हैं।
आप एक मिनट में नहीं तो जाकर के एक सेकंड, सोना नहीं सतीश जी, खरीदेंगे, डॉक्टर साहब, चांदी नहीं खरीदेंगे। डॉक्टर अगर सतीश देश के प्रकाश, मैं ये कह रहा प्रधानमंत्री हूं जी वास्तव कि में जब इस जब देश महंगाई की बढ़ी है इकोनॉमी को और उबारना उस वक्त चाहते जो भी देश का हैं, तो देश में प्रधानमंत्री सोना रहा का है, जी। जो भी देश का गृह मंत्री रहा है, जो भी देश का वित्त मंत्री रहा है, वो गद्दार रहा है। नहीं, आप सुनिए, देखिए मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मेरा एक सवाल है, भारत का नागरिक होने के नाते देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं मुद्दों को भटका रहे हैं। भारत में बहुत सोना है, तमाम धार्मिक संस्थान सोने से भरे पड़े हैं, वो चाहे जैनियों का मंदिर हो, चाहे बुद्धों का मंदिर हो, या हिंदुओं का मंदिर हो, या और बहुत सारे संस्थान है, और वो सोना सब खराब पड़ा है। सरकार एक ऐसी नीति बना सकती है, एक देश की जनता से, तमाम धार्मिक संस्थानों से ये अपील कर सकती है, वो इतना सोना है कि आपकी इकोनॉमी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कहते बन गई ना सर, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, गारंटी के साथ दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि जो देश के लोग हैं वो उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि आप ही लोग पैनल में बैठे होंगे, और शायद आप नहीं सतीश जी, लेकिन बाकी जो विपक्षी दल के पैनलिस्ट बैठते हैं, प्रवक्ता बैठते हैं ना, वो कहेंगे कि देखो कितना हिंदू विरोधी सरकार है, कितनी ऐसी सरकार है जो हिंदुओं के मंदिर के खजानों को लूट रही है, बेच रही है। मैं लिख के दे रहा हूं सर, आप लोग दो, मैं लिख के दे रहा हूं, विपक्ष 2 मिनट नैरेटिव सेट करने में नहीं लगाएगा। सुनिए, देखिए, देश की जनता से बड़ा कोई संस्थान नहीं हो सकता। देश की जनता के सामने आज संकट है, आज भारत को बचाना है। देश के प्रधानमंत्री जी, जो इस वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक हालात है वो बहुत बेहतर नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, अमेरिका की स्थिति चेंज होकर के। और एक बात और बताऊं मैं आपको, बहुत बड़ा खतरा जो हमको दिखाई दे रहा है, हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर चाइना की इकोनॉमी मजबूत होगी तो उसका सबसे बड़ा खतरा कहीं ना कहीं भारत के ऊपर होगा। और मैं एक बात, 2013 में माउंटेन कोर का 64,000 करोड़ रुपए का बाकायदा पैसा रखा गया, मोदी सरकार ने जानबूझ करके उस योजना को कहीं ना कहीं खत्म किया। आप कहीं ना कहीं सेना को घटा रहे हैं, अग्निवीर की बात कर रहे हैं, आपके पास नई इकोनॉमी है नहीं। राफेल आपने क्या खरीदा था? सतीश जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये सही, सुनिए एक सेकंड सतीश जी, सही मायने में आज जो देश में परिस्थिति है उस पर देश आपको सोर्स नहीं दे रहा। सर सतीश जी, आज देश की जो परिस्थिति है और दुनिया में जो हालात हैं उस पर आपका गुस्सा भी समझ में आ रहा है, उस पर सरकार के खिलाफ आपका रोष भी समझ में आ रहा है। सरकार क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, आप जैसे लोग बैठकर जब बोलते हैं तो सरकार सोचती भी है, यह अच्छी बात भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस ग्राउंड की जगह आज भी अखिलेश यादव पीडीए लेकर आ गए और अब वो ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं। जल्दी से एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, पूजा मिश्रा का, सतीश प्रकाश जी का। विद्यानाथ जी, बड़ी अच्छी बात, आज हम डिबेट करते हैं पीडीए पे। अखिलेश जी कहते हैं आरक्षण की, तो आरक्षण बाबा साहब का दिया गया एक सामाजिक संवैधानिक अधिकार है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसको कोई नहीं समाप्त कर सकता है, खास करके जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। निश्चित तौर पर तो अखिलेश यादव जी फिर बात क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं कि वो कहा जाता है ना कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप देखे होंगे अभी आम चुनाव में उन्होंने एक झूठ का नारा लगाया और कुछ फायदा पा गए, इस नाते आ गए। अब हुआ क्या, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो है वो देश का मिजाज और टेम्परेचर बदला हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो हिंदुओं को काट कर, छांट कर, बांट कर और 70% को 20-20% कर देते थे, 30 को मिलाकर, और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाते थे। जब वो हार गए तो अखिलेश यादव जी को भी डर लगने लगा कि कहीं अगर ये एकजुट हो गए तो 80-20 से तो भारी है ना, अगर हम बांटेंगे नहीं, छांटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तो जीत कैसे पाएंगे। इसलिए ऐसे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। नहीं तो आप देखे होंगे अखिलेश यादव जी के समय में परमिशन इन रिजर्वेशन को बदल दिया जाता है। अखिलेश यादव जी की सरकार में बाबा साहब को भू माफिया कहा जाता है। जिस बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए संवैधानिक अधिकार देने का कार्य किया, अखिलेश जी की सरकार में 600 थानों के थाना अध्यक्ष एक ही जाति के हो जाते हैं। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि 86 में 56 एक ही जाति के एसडीएम हो जाते हैं। हमें लगता है सभी संवैधानिक संस्थाओं पर एक जाति का कब्जा हो जाता है। ऐसे अखिलेश यादव जी जब ऐसी झूठी बातों को लेकर आते हैं तो कहा जाता है ना कि झूठ के पेड़ पर फल नहीं लगता है। इसलिए अखिलेश जी कदापि ऐसे झूठ को लेकर और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको आरोप लगाना। लेकिन एक कहावत ये भी है एसएन सिंह जी कि झूठ के पैर बड़े लंबे होते हैं, वो सच से ज्यादा तेज चलते हैं। व्यवस्था के नाते एसएन सिंह जी, एक सच ये भी है कि झूठ के जो पैर है वो बड़े लंबे होते हैं, सच का पैर धीरे चलता है और झूठ का पैर बहुत तेजी से चलता है। ये आम कहावत है।
लेकिन एक सेकंड रुक जाइए कहावत पे मत जाइए। विद्यानाथ जी जीवन की एक कड़वी सच्चाई आपको बताऊं, जीवन की एक कड़वी सच्चाई बताऊं, एक बार आदमी अगर चला जाता है ना तो जो सही चीज होता है आपके लिए थोड़ा कह रहा था, लेने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार चली जा चुकी है, आपकी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टियों के नाते चली जा चुकी है। तो आप देखिए मऊ में इनके पीओडी के आगे ये था। आरक्षण की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना देखिए ना, एक सेकंड, मऊ में इनके पीओडी के सामने कौन था? आपको पता है पूजा मिश्रा जी आपको पता है कि ऐसे डिबेट नहीं करता हूं मैं, प्लीज थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। एसएन सिंह जी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप बोलिएगा। पूजा जी एक सेकंड रुक जाइए, पूजा जी रुक जाइए। लूट रहा था अतीक अहमद, बोलिए सत्य एसएन सिंह जी कंप्लीट कीजिए। मैं 10 सेकंड में समाप्त करता हूं। 3-4 एग्जाम्पल दूंगा। इनकी सरकार रहती है, आप देखेंगे पीओडी के हक को कैसे मारा जाता है। मऊ में पिछड़ों से जब लड़ाई होती है तो पीओडी को भूल के ये अल्पसंख्यक मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रयागराज में जब एक बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, जब किसी को दौड़ा दौड़ा पीडीए समाज को मारा जाता है तो एक के साथ अतीक अहमद के साथ कौन खड़ा होता है? अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी की पार्टी। लेकिन जब एक एसएन सिंह जी, अतीक अहमद, जो है गेस्ट हाउस मुख्तार अंसारी तो अब वो कौन करता है? अतीत हो गए पार्टी के लोग। जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है वो अब थोड़ी देर में लोग भूल भी जाएंगे अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को। दरअसल होता क्या है, होता क्या, सुनिए ना, एमवाई की संरचना अलग है। एमवाई वाली संरचना पीओडी में नहीं शामिल हो सकती है। पीओडी का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आ रहे हैं, जो हमारी देश की राष्ट्रपति दलित और महिला समाज से आ रही है, इसको पीओडी कहते हैं। अब एम और वाई की संरचना को ले आएंगे तो नहीं खत्म कीजिए, इसलिए घबराए हुए। मैं कह रहा हूँ ना, पश्चिम बंगाल के चुनाव ने ऐसे नतीजे दिए हैं कि एमवाई वाले पीओडी में घुसने का कार्य कर रहे हैं। तो भैया आप अपना एमवाई छोड़ दिया ना अखिलेश जी ने। सबके एसएन सिंह जी अब तो एमवाई छोड़ दिया अखिलेश जी ने, अब वो एमवाई छोड़कर पीडीए पर आ गए। पूजा जी एक सेकंड रुक जाइए। पूजा जी देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा जी रुकिए। एसएन सिंह जी कंप्लीट हो गया। लगातार बोलने से क्या होगा? रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। आपने देखा ना 68 में से 51 पीडी समाज के जो लोग होते हैं ना, पिछड़े और दलित समाज के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, विधायक बना देते हैं। ओके, अब रुक जाइए एसएन सिंह जी, रुक जाइए। 16 में से खत्म कीजिए सर जल्दी से। विधायक 16 सीटें 10 सेकंड मांगकर 1 मिनट तक बोलेंगे आप। हो जाता है, इसीलिए अखिलेश यादव जी घबरा है। ठीक, बोलिए पूजा मिश्रा जी बोलिए। विद्यानाथ जी, अभी आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी पीडीए की ऑडिट लेकर के आई है। ये बात होनी चाहिए कि लेटरल एंट्री करके आपने जो आरक्षित सीटें थी उसका हनन किया हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितना कंटिन्यू बोलेंगे? झूठ बोलते रहने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितनी बार निकाली वैकेंसीज निकली, और ओबीसी की 80% और जो है एसटी की 83% और एससी की 64% प्रोफेसर्स की वैकेंट सीट बची हुई है। वैकेंसीज निकलती हैं, निकलने के बाद में नॉन फॉर्म सुटेबल करके वो वैकेंट सीट आज भी पड़ी हुई है, क्योंकि मैं खुद जो है ऐसे प्रोफेसर्स पे एलिजिबल हूं। मुझे पता है मेरे साथ के लोग अप्लाई करते हैं, वो कितने एलिजिबल है ये भी पता है, और वो नॉन फॉर्म सुटेबल भी होंगे। आप चाहेंगे विद्यानाथ जी आपके चैनल को मैं लिस्ट दे दूं एक तरफ से, काबिल लोगों को नॉन फॉर्म सुटेबल करके उनके अधिकारों का हनन कंटिन्यूअसली किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं आरक्षण। आप बताइए 69,000 भर्ती में जब आपको हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप जो है रीसफल करिए और लिस्ट को जारी करिए, तो आपने क्या किया कि 24 घंटे में हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अपने एस्टिमेट को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट में लटका दिया। अभी उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती निकली हुई थी, लेखपाल भर्ती में आरक्षित सीटों के साथ इतना घोटाला किया इन्होंने। जब विपक्ष ने विरोध किया तो इन्होंने 1700 सीटें आरक्षित बढ़ाई। इसका मतलब है कि आप 1700 सीटें जो आरक्षित थी उसको खा जाना चाह रहे थे। अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो आप ये ना बढ़ाते, आपने बढ़ाया। ये दर्शाता है कि आपने कमी दी। और लेटरल एंट्री कितने जो है अधिकारों का हनन कर रही है आरक्षित सीटों का, इस पे भी बात होनी पड़ेगी। और यही सरकार छुपाती चली जा रही है। और जो अभी आपने कहा, मैं एक जवाब और देना चाहती हूँ कि जो टीका लगा करके मटन खाने की बात चल रही थी, तो वेस्ट बंगाल में हमने देखा है मंगलवार को टीका लगा करके मांस खाते हुए देखा है हमने भाजपा के लोगों को। और भाजपा बैठ करके और जो अभी
वो गिरगिट को भी आत्महत्या करने में मजबूर करने वाली पार्टी है आपकी राजभर जी की, वो राजभर रोज रंग बदलते हैं गिरगिट से ज्यादा। वो कह रहे हैं कि नहीं, अरे ये इनकी पार्टी है, मटन की बात कर रही है तो धरातल पे बात नहीं कर रही। तो धरातल पे अगर आज अभ्यर्थी मजबूर है कीड़ों की तरह रेंगने के लिए, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार बार बार आकर के कॉम्युनल पॉलिटिक्स करके जो धरातल के मुद्दे उससे डाइवर्ट नहीं कर सकती है। इनको ये घमंड इनका मुबारक रहे, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर रखा। अभी ये सीटें काउंट करा रहे थे, इनको ध्यान है कि ये जो है 2024 में किस प्रकार से हारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं बनारस से 5 विधानसभा की उनकी लोकसभा है, 2 विधानसभा से हारे हुए। एसएन सिंह जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मत बोलिए, मैं आऊंगा तो बोलिएगा। एसएन सिंह जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, उनको कंप्लीट करने दीजिए पूजा मिश्रा को, फिर आप बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा। मिश्रा जी जल्दी से। विद्यानाथ जी, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में यही चल रहा है कि जो आरक्षित सीटें हैं, आपको लग रहा होगा डॉक्टर पूजा मिश्रा जो है जनरल से आकर के प्रश्न पूछ रहे, क्योंकि ये फैक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहेंगे आपके चैनल को जितने लोग भी, सबको मैं ये सारे लिस्ट प्रोवाइड करा सकती हूँ जहां पे नन फॉर्म सुटेबल जल्दी से एक अलग 30 ही सेकंड में करप्शन चलाया जा एसएन रहा सिंह जी, है। उसके बाद राघवेंद्र जी, 30 सेकंड में। सर विद्यानाथ जी, हम कैसे जानेंगे कि कोई अच्छी ड्राइविंग करता है? बार बार एक्सीडेंट किया हो, 4 बार सरकार रहती है, बताइए कौन से पिछड़ों को हक दिए, किस दलित को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किए? लेकिन अब उनकी आत्मा जागी है, उनको लग रहा है कि पिछड़ों को हक दिलाना है। समाज ने आवाज लगाते हुए किया, आवाज लगाते हुए कहा कि भाई मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाए, क्या नहीं? ये परिवार वाली पार्टी सिर्फ परिवार के लिए कार्य करेगी, भ्रमजाल फैलाएगी। भ्रमजाल के अलावा समाजवादी पार्टी के पास कुछ है नहीं। तो बताएं, एक एग्जाम्पल तो दें कि उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया। मैं चुनौती देता हूं, इसके बाद आप मुझे समय मत दीजिएगा। पूजा जी से पूछिए कि पिछड़ों के लिए क्या काम किए, दलितों के लिए क्या काम किए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम किए। मैं चुनौती देकर पूछता हूं, पूछिए, मेरा पूरा समय दे दीजिए। किए नहीं है, करेंगे। क्यों नहीं किए? 4 बार सरकार बनाए, जब आपके व्यवहार में नहीं है, आपके विचार में नहीं है, तो करेंगे क्या? करेंगे ऐसे लोगों को, पूजा जी गलत बात करेंगे। पूजा जी गलत बात है, सारा हक मार लिया। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहे हैं वो। पूजा जी गलत बात, गलत है पूजा शर्मा, ये जो पूजा मिश्रा गलत है। मुझे लगता है हकमार पार्टी की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक ठीक है, ओके, जल्दी से राघवेंद्र जी। आ रहा हूं जगदीश, आ रहा हूं। राघवेंद्र जी बोलिए। जी विद्यानाथ जी, देखिए जो पूजा मिश्रा जी अभी कर रही थी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेके कि आज वहां कल वहां, पूजा मिश्रा जी को बता दूं इनके जानकारी के लिए कि शायद इस देश का कोई ऐसा पार्टी बचा होगा जिसके आगे नतमस्तक अपने पत्नी के साथ अखिलेश यादव जी न हुए हों, पत्नी के साथ। और जब जब इनकी सरकार रही, अभी तत्कालिक जो सरकार रही 12 से 17 में, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं रहा होगा जहां की जमीन को ये कब्जा कराकर वहां उस गांव के अंदर कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए अलग से बजट दिए। सबसे ज्यादा अत्याचार किसके पे हुआ? अति पिछड़े पे, दलित पे। दलितों के नाम पे इनका मुंह सिल जाता है। जो बहन जी जिले का नाम रख के गई थी, हमारे पूर्वजों के नाम पे जो महापुरुष थे, उनका नाम किसने चेंज किया? अखिलेश यादव जी ने। हम चाहते भी ऐसे ही है, जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान न कर पाए, जो व्यक्ति अपने चाचा का सम्मान न कर पाए, जो व्यक्ति अपने पार्टी के लोगों का सम्मान न कर पाए, जो व्यक्ति पूजा मिश्रा जी से ऐसे प्रवक्ता का सम्मान न कर पाए, वो किसी का सम्मान नहीं कर पाएगा। हम लोग उनसे सम्मान की उम्मीद भी नहीं करते हैं। ये दुकान उनकी बंद होने वाली है। ये बार बार कह रहे हैं लोकसभा रहे, आप उपचुनाव की बात करिए ना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। संविधान और आरक्षण का जो शब्द है वो जनता जान चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को हम दंगा में नहीं झोंक सकते। उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो योगी जी को अपना नेता मान चुके हैं। राघवेंद्र जी, लेकिन एक डेटा पूजा मिश्रा रख रही हैं सामने। एक सेकंड पूजा जी आपकी तरफ से बोल रहा हूं, सुन तो लीजिए। आप ही की तरफ से बोल रहा हूं, आप ही की तरफ से सवाल कर रहा हूं। पूजा मिश्रा एक डेटा रख रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई उनके पास डेटा है, उनके पास पूरा ब्यौरा है कि आरक्षण में कैसे खेल हो जाता है और उस खेले पर सरकार आज की क्या कर रही है। इसका जवाब, अगर विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो उसका जवाब क्या सूर्य मैथिल सरकार को नहीं देना चाहिए? और क्या जवाबदेही सरकार की नहीं बनती है? और अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी एक ब्यौरा और ऐसी एक ऑडिट रिपोर्ट लाकर मारे सामने रखे टेबल पे सरकार। धन्यवाद जी। देखिए, पहले तो आ रहा हूं राघवेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइएगा सर। पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, पूजा मिश्रा जी जो डेटा रख रही हैं वो डेटा फर्जी डेटा है। और मैं इतना बता दूं कि इस देश के अंदर न्यायालय हैं, यदि इस प्रकार की कोई भी
मैं कहूं कि धोखा पिछड़ों के संग और दलित भाइयों के संग हो रहा होता तो कब का कोर्टों के अंदर मामले पहुंच गए होते, पहली चीज। लेकिन मैं यहां पे आपको एक और डेटा देना चाहता हूं। यहां पूजा मिश्रा जी बहुत सारी बातें कर रही थी कि हम तो पीडीए को लेकर चल रहे हैं, समाज को लेकर चल रहे हैं। असलियत में आप अपराधियों को लेकर चल रहे हैं, अपराधियों के ऊपर अब आप ना लबादा उड़ा रहे हैं। मैं आपको कुछ डेटा आंकड़ा आपको दे देता हूं, वो आंकड़ा जस्टिफाइड है और पब्लिक डोमेन में भी है। आपको पता है आपके शासनकाल में बेरोजगारी दर कितनी थी? 17.5। आज कितनी है? 1.75। सुनिएगा, बीच में चिल्लाइए मत पूजा मिश्रा जी। दूसरी चीज आपको बताऊं, इनके शासनकाल में हर जिले में एक माफिया था। जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आई, उसके बाद 269 माफियाओं का इनकाउंटर हुआ है। 10,900 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं और 30,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़े माफिया उन्होंने पाल रखे थे, विकास दुबे, गौरी यादव, बलराज भाटी, अनिल दुजाना, उस्मान चौधरी, अरबाज, मुख्तार अंसारी, उसके अलावा अतीक अहमद, अशरफ, हाजी इकबाल, सुंदर भाटी। उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये योगी शासन में किया गया है। बात कर रहे हैं यहां खड़े होके। उसके अलावा आप जिस राम मंदिर को अपमानित करते हैं, आज राम मंदिर के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था गतिमान हो गई है। काशी कॉरिडोर के कारण किस प्रकार से सांस्कृतिक पर्यटन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। 40 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट 2026 के अंदर तक एमओयू साइन हुए हैं। विश्व का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहीं बन रहा है तो वो उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन रहा है जो आतंक की राजधानी कहलाता था एक समय में। आप यहां बात कर रही है, एक बात बदलाव किसी ने किया है तो ये योगी शासन ने किया है। मैं एक पत्रकार होने के नाते, एक सेकंड पूजा जी, पत्रकार होने के नाते देश में एक बड़ा बदलाव जो हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग जो एक बड़ा, एक सेकंड सूर्य मैथिल जी रुक जाइए। पत्रकार होने के नाते एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब देश में हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जो एक बदलाव हम लोग महसूस करते हैं कि पहले हिंदू समाज जो कटा हुआ था, बटा हुआ था, जाति में, इसमें उसमें बटकर सब रह रहे थे और उसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठा रही थी, वो राजनीतिक पार्टी कोई भी हो। आज दिखाई देता है कि हिंदू भी संगठित होकर, चाहे इधर जाना चाहता है चाहे उधर जाना चाहता है, हिंदू संगठित रहना चाहता है। क्या पीडीए उसको तोड़ पाएगा? जगदीश शर्मा जी आपसे सवाल है। पहले तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं अपनी बहन पूजा मिश्रा जी को। अभी अपने भाई कह रहे थे कि जितने भी चुनाव आए हैं बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, और मैं तो बंगाल की बात नहीं कर रहा, सभी रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, सब चौंकाने में। ममता जी को बड़ा घमंड था बंगाल के ऊपर, घमंड तोड़ दिया मोदी सरकार ने। तो पूजा मिश्रा जी, चुनाव नहीं है। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं अखिलेश भी चुनाव के बाद मायावती बन जाएंगे। इनकी स्कीम के अंदर फंस रहे हैं। चुनाव का मतलब है चुनाव का बहिष्कार करो, चुनाव का बहिष्कार करो तो इज्जत बचा लोगे। नहीं हारना आपका तय है चुनाव के बाद। जैसे ममता मेरी सिंपैथी आपके साथ में, मेरी सिंपैथी आपके साथ में। आप घर से बहुत प्रताड़ित रहते हैं, मुझे लगता है। देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं बहुत सिंपैथाइज करती हूँ। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जगदीश भाई ऐसी बात कह देते हैं, जगदीश भाई जिम्मेदारी, इसीलिए मैं कभी कभी आपको सैल्यूट करता हूं। आप ऐसी बात कह देते हैं कभी कभी जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है वो उस लाइन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आपको कैसे ये महसूस हो रहा है जगदीश जी? जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड में वक्त नहीं है। बोलता हूं कि अखिलेश यादव का हाल भी मायावती जैसा हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि मायावती ने जैसे सरकार चलाया और मायावती ने जैसे पार्टी चलाई, अखिलेश जी भी वैसी कर रहे हैं क्या? नहीं, मौन हो जाए, जैसे ममता मौन हो जाएगी, केजरीवाल मौन होगा, मायावती तो मौन है ही। अखिलेश को चुनाव के बाद कर देंगे ये लोग। देख रहे ना कितनी ईडी भेज दी है, भतीजे भांजे सब लपेटे जा रहे हैं। ये नेता नहीं है भाई, ये बदले की भावना से कर रहे हैं। मौन तो जनता करती है सर, घमंड तो आप लोगों को भी बहुत था। देश बचाना भाई, आप ही मेहनत करो। घमंड तो आप लोगों को भी बहुत था कि सरकार कभी जाएगी नहीं, बीजेपी कभी आएगी नहीं। छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन छोटी छोटी पार्टियों को आप लोग जोड़कर रखते थे कि अगर इधर से कम पड़ा तो इधर से जोड़ लेंगे, उत्तर से कम पड़ा तो दक्षिण से जोड़ेंगे, दक्षिण से कम पड़ा तो पश्चिम से जोड़ेंगे। सर वो राजनीति भी देश ने देखी हुई है, इसलिए अब देश थोड़ा बदला है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी थोड़ा बदलना चाहिए, आप लोगों को भी नई स्क्रिप्ट पर काम करना चाहिए, आप लोगों को भी नई सोच पर और नई रणनीति के साथ
देश की जनता के सामने जाना चाहिए। ये मेरी सलाह है। बाकी राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है, जगदीश जी अगली बार फिर आएंगे तो मैं पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही।